हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए हमने हमारे साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और जिसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया होता है सजीव जगत, ये आपको हमने स्टार्ट करवाया था। और इसमें सबसे पहले सजीव जगत में हमने कोशिका वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, क्योंकि जब कभी भी आप सजीव जगत पढ़ेंगे तो वो आपका कोशिका से ही स्टार्ट होगा। अब आपके चाहे जंतु हों या फिर आपके चाहे वनस्पति हों, इनकी शुरुआत तो कोशिका से ही होनी है। ठीक है, तो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम सारे टॉपिक कंटिन्यू यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। तो हमारा जो कोशिका वाला टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करवाया था और सारी चीज़ें आपको बता दी थी। तो इसकी लगभग 8 क्लासें हैं, तो आप उनको देख लें। प्लेलिस्ट भी बना दी है और इसके हमने प्रैक्टिस सेट भी आपको कुछ करवा दिए हैं बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से ही। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पर थ्योरी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरी देख लिया है जिन बच्चों ने, तो वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आसानी से उनको एक नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर नई देखने को मिलती हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जीवों में विविधता यानी वर्गीकरण। और ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो बिल्कुल कंटिन्यू बना रहेगा और एक एक चीज़ को देखेगा तो वो आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। यहाँ पर समझने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं और यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमने कभी देखे ही नहीं और आउट ऑफ सिलेबस आप इसे कह देते हैं, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा डीप में जाकर के यदि हम चीज़ों को देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और यहाँ पर भी आपको जो वर्गीकरण है इसमें जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ना है और पादपों का वर्गीकरण पढ़ना होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमारी 8 क्लासें हो गई हैं जिसमें हमने आपको कोशिका और कोशिका से मिलकर जो ऊतक बनते हैं, ऊतक में भी आपको जंतु और पादप ऊतक दोनों के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब जिसको ये लगता है कि आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद जो सिलेबस आएगा उसके अनुसार हम पढ़ेंगे, तो आपका सिलेबस चेंज तो होगा। ठीक है, सिलेबस चेंज कैसा होगा, ऐसा नहीं है कि आपके जो टॉपिक हैं वो बदल करके नए आ जाएंगे, नहीं, आपके साइंस में सिलेबस तो यही रहेगा। अब जैसे सजीव जगत है तो सजीव जगत में आप यही पढ़ेंगे कि वर्गीकरण मतलब जंतुओं का, पादपों का। सजीव जगत में आप कोशिका पढ़ेंगे, ऊतक पढ़ेंगे, अन्य चीज़ें जो अभी आगे आएंगी। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि सिलेबस चेंज करेंगे तो आपके साइंस के टॉपिक हटा करके मैथ के रख देंगे, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर या तो सिलेबस में कुछ टॉपिक बढ़ा करके डालेंगे या कम करके। तो सिलेबस चेंज के उसमें आपको नहीं पढ़ना है, आप अभी से और रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब आपको तैयारी भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्लासें हैं आपको बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से दी जाती हैं और बहुत डीप में आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें आपका NCERT के अतिरिक्त भी अन्य जो बुक्स होती हैं सभी का मटेरियल होता है। अब कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि कोई एक बुक बता दीजिए, तो ऐसा नहीं होता कि आपको कोई एक बुक हमने बता दी और सारा का सारा उसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो आप NCERT के साथ साथ अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जीवों में विविधता यानी वर्गीकरण क्या होता है। तो इससे पहले हमें, जब हमने आपको कोशिका पढ़ाया था, वहाँ हमें ये स्टार्ट करना चाहिए था जीव विज्ञान क्या कहलाती है। फिर वहाँ पर हमने डायरेक्टली कोशिका से बता दिया था, तो कोशिका हमने पढ़ ली है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आपको जीव विज्ञान के बारे में बता देते, क्योंकि जो कोशिका होता है उसका भी अध्ययन हम इसी शाखा के अंतर्गत करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे। इसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता गया, क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, मतलब विज्ञान की कई शाखाएँ होती हैं, उसी तरीके से एक शाखा हमारी जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब विस्तृत अध्ययन का मतलब है कि जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका क्रमबद्ध तरीके से विकास कैसे कैसे होता गया और उनका अंत कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, मतलब उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो विकास होता चलता है उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो जो बायोलॉजी है इसमें बायो का अर्थ होता है जीवन, जिसे लाइफ कहेंगे, और लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन अर्थात स्टडी। अर्थात जीव विज्ञान का मतलब ही क्या हुआ, बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। कोई जीव कैसे सजीव कहलाता है, ये स्टडी जहाँ पर की जाती है वो आपकी जीव विज्ञान कहलाती
है। अब जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने, तो पूछेगा आपसे कि जो जीव विज्ञान है विज्ञान की एक शाखा के रूप में इसे स्थापित किसने किया, तो उसका श्रेय जाता है अरस्तू को। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया है, इस कारण अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप नोट करते हुए चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, और इनका यदि आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्टली इनका आंसर दे सकते हैं, यहाँ कोई आपका लॉजिक नहीं लगने वाला, ठीक है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहेंगे, अरस्तू को। अब जीव विज्ञान कह दें, इसके बाद एक शाखा और होती है आपकी जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के ही जनक आपके दार्शनिक जो हैं अरस्तू कहलाते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जीवधारियों के अध्ययन के लिए जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया, जो कि फ्रांस के हैं, और ट्रेवरेनस ने जर्मनी के, इन दो वैज्ञानिकों ने सन 1801 ईस्वी में किया। तो यहाँ दो फैक्ट आप याद रखेंगे। जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित किया था अरस्तू ने, और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तू माने जाते हैं। जबकि जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया लेमार्क जो फ्रांस के हैं, और ट्रेवरेनस जो कि आपके जर्मनी के हैं, 1801 में इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये दो फैक्ट यहाँ पर निकल कर के सामने आ जाते हैं। अब देखिए, जो प्राणी विज्ञान है इसी को हम जंतु विज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो जूलॉजी इंग्लिश में से कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहेंगे। जीव विज्ञान की दो शाखाएं मानी जाती हैं। जैसे विज्ञान की शाखा हमारी क्या है, तो विज्ञान की शाखा हमारी जीव विज्ञान है, तो उसी तरीके से जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। एक होती है आपकी जंतु विज्ञान, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, संपूर्ण अध्ययन, ठीक है। संपूर्ण का मतलब होता है कि उनके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत क्या क्या क्रियाएं उनके जीवन में होती हैं, सारी चीज़ों का अध्ययन। और एक शाखा होती है आपकी वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहेंगे, इसमें पूरे पादप जगत का अध्ययन किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा फौना और फ्लोरा करके, ठीक है। तो फ्लोरा जो है आपका, इसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, और जो फौना जगत होता है इसमें आपके जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फौना और फ्लोरा में फ्लोरा का मतलब क्या है, ऑप्शन देंगे वनस्पति का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना। तो ये फैक्ट आप लिखते हुए चलेंगे यदि आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जीव विज्ञान की शाखा होती है आपकी क्या, विज्ञान की शाखा होती है आपकी एक जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, अरस्तू को माना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है जीव विज्ञान में जो है बहुत अधिक कार्य किया। इसके बाद जो जीव विज्ञान की दो शाखाएं मानी गई, वो है एक आपकी जंतु विज्ञान। तो इस जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाएंगे आपके, ये भी अरस्तू ही माने जाएंगे। और दूसरी शाखा होती है आपकी वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान के जनक यदि आपसे पूछता है तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। आप हर शाखा के जनक याद रखेंगे, जैसे रसायन विज्ञान के जनक आपके लेवासिए माने जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके जीव विज्ञान की दो शाखाएँ हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं कौन कौन सी, प्राणी और वनस्पति विज्ञान। प्राणी या जंतु विज्ञान जिसे कहते हैं, इसके जनक आपके अरस्तू माने जाते हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर दिया है कि प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतु और उसके क्रियाकलाप, मतलब जो जंतुओं के द्वारा गतिविधियाँ की जाती हैं उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा प्राणी विज्ञान में, या प्राणी विज्ञान को ही हम जंतु विज्ञान कहेंगे, ठीक है, जंतु विज्ञान। अब अरस्तू ने अपनी पुस्तक, अरस्तू को ही जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था प्राणियों के बारे में, जंतुओं के बारे में। तो इनकी जो पुस्तक है वो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है इनकी। अरस्तू ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम, एनिमल जुड़ा है ना, तो जंतुओं का अध्ययन इसमें किया गया होगा, ठीक है। तो किसकी पुस्तक है पूछ लेता है, हिस्टोरिया एनामेलियम पुस्तक किसकी है या इसके लेखक कौन है, तो अरस्तू हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अरस्तू को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान कहेंगे या प्राणी विज्ञान एक ही बात है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझते हुए चलनी हैं, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तू है। इन्होंने ही सबसे पहले हिस्टोरिया एनामेलियम नामक अपनी पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया, इस कारण इनको जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब देखिए, जो अरस्तू हैं ये कहाँ के निवासी हैं, तो यूनान के, और ये एक दार्शनिक माने जाते हैं। इन्होंने आपने CDP में इनके बारे में खूब पढ़ा होगा, ठीक है।
तो यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण का आधार, सबसे पहले जो जीवों को वर्गीकृत किया था। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है? वैसे तो हमें यदि जीवों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से इनकी शुरुआत करनी है और कहाँ इनका अंत करना है। तो अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से जीवों को वर्गीकृत कर दिया गया था कि जो एक समान प्रजाति के जीव होंगे, एक समान जाति के जीव होंगे, उनको एक श्रेणी में रखकर हम कम समय में उनके बारे में जान सकेंगे, और जो दूसरी श्रेणी के जीव होंगे उनको दूसरी श्रेणी में रख करके हम उनके बारे में स्टडी कर पाएंगे। तो अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से सबसे पहले जो जीव होते हैं उनका वर्गीकरण अरस्तु महोदय करते हैं। और इन्होंने किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया? अब कुछ लोग कर देते हैं कि कोशिका के आधार पर, कि जो जिनमें एक कोशिका होगी वो एक कोशिकीय जीव हो गए, जिनमें दो कोशिकाएं होंगी वो द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हो गए। ठीक है, इस तरीके से किसी ने अध्ययन कर दिया उनके आकार के आधार पर कि ये इस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अरस्तु ने वर्गीकरण किया जंतुओं का, उनमें उन्होंने जो आधार माना था वो माना था स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर, कि जो स्थल पर पाए जाएंगे वो स्थलवासी कहलाएंगे, जल में जलचर कहलाएंगे, और जो वायु में होंगे वो वायुमार्गी मतलब प्राणी कहलाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया और उसका आधार इन्होंने माना था स्थल, जल और वायु के आधार पर। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ आपका जंतु विज्ञान। अब आता है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। जिस तरह से आपके जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु रहे, इन्होंने सबसे पहले प्राणियों या जंतुओं के बारे में अध्ययन किया और अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम में बताया। उसी तरीके से वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस, जो हम बता चुके हैं आपको। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, यहाँ प्लांट है मतलब पौधों के बारे में, वहाँ एनिमल था, तो याद रखने का तरीका भी है एक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, तो पूछ सकते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसकी है, तो यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरस्तु लगाएं या फिर थियोफ्रेस्टस लगाएं। तो प्लांट के बारे में थियोफ्रेस्टस ने बताया, जंतुओं के बारे में आपके अरस्तु ने बताया। तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया। उन्होंने लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। थोड़ा सा ये अंतर भी आप याद रखते चलेंगे, ठीक है। तो 500 किस्म के पौधों का अध्ययन किया, अतः थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आई होप आप इतनी चीज़ें समझ चुके होंगे। एक बार हम रिकॉल आपको करवा देते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले विज्ञान की शाखा क्या होती है आपकी? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या कहलाता है? जिसमें समस्त जीवधारियों का बिल्कुल जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है, मतलब संपूर्ण इसमें अध्ययन होता है, तो वो जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं आपके? तो अरस्तु को माना जाता है। ठीक, अब जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी अर्थात बायो और लोगोस से मिलकर बना होता है, जिसका अध्ययन होता है जीवन का अध्ययन करना, मतलब जिसमें जीवन है। ठीक है, अब इसके बाद जो है जीव विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। अब जीव विज्ञान के दो शाखाओं में बांट दिया जाता है, एक आपकी हो जाती है जंतु विज्ञान और एक हो जाती है आपकी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान को कहेंगे जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहेंगे बॉटनी। तो जंतु विज्ञान में समस्त जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और सबसे पहले जो जंतुओं का अध्ययन किया वो किसने किया? अरस्तु ने किया। लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम में वर्णन किया, इस कारण इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। उसी तरीके से थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 किस्म के पौधों का अध्ययन किया, इस कारण से फादर ऑफ बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण और उनका जैव विकास क्या कहलाता है। तो जीवधारियों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से वर्गीकृत किया, और इसी तरीके से जो वर्तमान में प्रचलित प्रणाली है, 5 जगत प्रणाली प्रचलित है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब बाकियों की तरह हम भी आपको बता सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि 5 जगत प्रणाली क्या होती है। डायरेक्ट हम 5 जगत बता देंगे, इनके एक एक 2 लक्षण बता देंगे, और वही बच्चों को समझ आता है ज़्यादा। ठीक है, डीप में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, और फिर बाद में कहते हैं कि हमसे मतलब जो एग्ज़ाम है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है, या कुछ भी बहाने बना देते हैं। यदि आप डीप स्टडी करते हैं तो आप यकीन मानिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, लेकिन बच्चों को डीप स्टडी पसंद ही नहीं आती, उनको केवल फैक्ट पसंद आते हैं। जैसे हम यहाँ डायरेक्टली आपको बता दें, जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु कहलाते हैं, इसे बढ़िया सा हम हाईलाइट कर देंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, और जो चीज़ें आपको आती हैं आप वही पढ़ना चाहते हैं, अतिरिक्त में नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है,
वैसे हमारा काम है आपको डीप स्टडी कराना, आपको बहुत अच्छा अध्ययन कराना, ताकि आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। ठीक, तो देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण और जैव विकास कहलाता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। और आपको ये थ्योरी यदि जटिल लगती है तो आपको इसको थोड़ी ना रटना है, बस समझना है। यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो फिर आपको जब प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे वहाँ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हर एक चीज़ आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि यदि जीवों का वर्गीकरण ना किया गया होता तो हम आज चींटी को भी ना पहचान पाते। ठीक है, कि ये चींटी होती है, ये हाथी होता है। तो अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से और मनुष्य उनका अध्ययन कर सके कम समय में, इसके लिए ही जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखो सबसे पहले जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर किया गया। शारीरिक संरचना का मतलब ये होता है कि किसकी आकृति कैसी है, किस जीव की बनावट किस तरीके की है, मतलब शरीर उसका कैसा है। ठीक है, जो होता है बाह्य स्वरूप के आधार पर सबसे पहले जीवों को बांट दिया गया। इसके बाद वो क्या कार्य करता है उसके आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया। तो ये आपके एनसीईआरटी का फैक्ट रहेगा कि सबसे पहले जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता था प्राचीन समय में और उनका वर्गीकरण किया जाता था। लेकिन शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण कुछ अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते थे। मतलब ये कुछ आपका जो है एग्जैक्ट नहीं बैठा और इसमें कुछ अंतर आ गए। ठीक है, तो केवल हम इसके आधार पर नहीं बता सकते कि इसका शरीर ऐसा है तो ये इस वर्ग में आएगा, इसका दूसरे प्रकार का है तो इसमें जो है कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में बहुत परिवर्तन ला रहे थे। इसमें समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, मतलब समय की भूमिका इसमें होती थी। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती थी तो यह शरीर के बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती थी। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो जिस तरीके से मानव की जो पर्सनालिटी है उसके आधार पर पहले वर्गीकरण कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब मानव किस तरीके का है, रंग रूप, यदि वेशभूषा उसकी अच्छी है तो उसको रिच मान लिया जाता था, जिसकी अच्छी नहीं है उसको गरीब मान लिया जाता था, पुअर मान लिया जाता था। तो ये जो था ये अंतर करना ठीक नहीं समझा गया। इसी तरीके से जंतुओं में जो शारीरिक बनावट थी इसको नकार दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इससे पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जो है कितना नज़दीकी संबंध है किससे, आपके जो है जो जीवों का वर्गीकरण है उसका जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। मतलब शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम जैव विकास का कितना नज़दीकी संबंध रख सकते हैं। अब ये जैव विकास कहलाता क्या है थोड़ा देखेंगे। इसके लिए हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। मान के चलिए हम जितने भी प्रकार के जीवों को देखते चलते हैं तो परिवर्तन जो है वो वर्तमान में प्रचलित है। मतलब प्रचलित का मतलब ये है कि परिवर्तन बिल्कुल होता रहता है। ठीक है, मतलब जीवन ही परिवर्तन होता है एक तरीके से। तो जो परिवर्तन है प्राणियों के जीवन में निरंतर हो रहा है और इसी का स्वाभाविक परिणाम होता है कि बेहतर जीवन यापन के लिए क्या कर सकते हैं प्राणी मात्र। ठीक है, जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। तो पूछेगा सबसे पहले जैव विकास की अवधारणा किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने दी। कब दी, सन 1859 में दी और किस पुस्तक में दी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले जैव विकास की अवधारणा किसने दी थी, तो चार्ल्स डार्विन दिया गया था ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अब देखिए जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं जैव विकास जो है इसको जब हम वर्गीकरण से जोड़ेंगे कि जैसे जैसे मनुष्यों का जैव विकास हो रहा है और जो कैटेगरी अलग अलग कर दी जा रही हैं तो उसको हम वर्गीकृत कर देते हैं कि इस एक ही समान प्रवृत्ति के जीवों को इस कैटेगरी में रख दिया, दूसरी प्रवृत्ति के जो एक समान जीव है उसको दूसरी में रख दिया। तो जब इस जैव विकास के आधार पर हमने इसकी अवधारणा जो है इसको वर्गीकरण से जोड़कर देखा तो क्या पाया, देखिए कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब कुछ जीव
ऐसे भी हैं जो परंपरावादी जैसे लोग होते हैं, वो परिवर्तन चाहते ही नहीं। उसी तरीके से जो जीव होते हैं उनमें भी प्राचीन काल से लेकर आज तक के युग में ज़्यादा कोई हुआ परिवर्तन, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, मतलब जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो अपनी परंपरावादी रूढ़िबद्ध धारणाओं से उठकर बहुत कुछ नया करते हैं। उसी तरीके से कुछ जीव समूह भी ऐसे हैं कि उनकी शारीरिक संरचना में बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। तो पहले प्रकार के जो जीव हैं जिनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए उनको आदिम अथवा वन्य जीव कह देते हैं, जबकि जो दूसरे प्रकार के जीव हैं जिनमें परिवर्तन बहुत हद तक हुए हैं उनको उन्नत और उच्च जीव कहते हैं। तो ये आपके जो जैव विकास है इसका आपका वर्गीकरण से जोड़ने पर ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है कि आदिम जीव और उन्नत जीव, तो इसके लिए उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने और नए जीव शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि जिनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ वो पुराने और जिनमें ज़्यादा परिवर्तन हुआ है वो नए जीव हैं, क्योंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है। इसीलिए पुराने जीवों को हम साधारण जीव भी कह देते हैं और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल जीव कह देते हैं। यहाँ मतलब ये है साधारण जीवों से कि इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट यानी परिवर्तन नहीं हुआ है और तो इस साधारण माने जाएंगे, ठीक है। और जो बहुत फैशन में हैं, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर जटिल जीव कहे जाएंगे। तो ये आपके जैव विकास का संबंध होता है वर्गीकरण से कि जैसे जैसे प्राणियों का विकास होता जाता है उनको नए नाम से बुलाया जाता है, उसी तरीके से जिनका विकास नहीं होता वो वहीं पड़े रहते हैं, वो परंपरावादी कहलाते हैं। इस कारण से उनको साधारण कह देते, पुराने जीव कह देते, आदिम जीव कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्गीकरण जो हुआ तो इसकी पदानुक्रमित संरचना आपको देखनी है। कभी कभी इसका क्रम पूछ लेते हैं तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ा जो आपका जगत माना जाता है वो है जगत यानी किंगडम। इसमें जंतुओं को जंतु समूह में फाइलम कहेंगे, पादप में डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश और फिर जाति। तो जो आपके जीव जंतु होते हैं उनकी आधारभूत जो इकाई मानी जाती है वो जाति मानी जाती है, क्योंकि कुछ पहले जो आपके विद्वान आए उन्होंने जीवों को जगत के आधार पर बांट दिया कि ये इस जगत में आएगा, ये इस जगत में आएगा, तो ये बहुत बड़े माने जाते थे। तो इनको छोटे रूप में कुछ विद्वान आए और उन्होंने वर्ग में बांट दिया कि इसको इस वर्ग में रखेंगे, इसको इस वर्ग में रखेंगे। फिर अन्य विद्वान आए तो इन्होंने वर्ग को भी बड़ा समझा तो उन्होंने इसको गण में बांट दिया कि इसको इस गण में रखेंगे, इसको इस गण में रखेंगे। फिर किसी ने कुल में बांटा, वंश में बांटा, और वर्तमान में जो सबसे छोटी पद्धति मानी जाती वो जाति मानी जाती है, स्पीसीज मानी जाती है कि जो एक समान जाति के जीव हैं वो इसमें आएंगे, जो दूसरी कैटेगरी के जीव हैं वो इसमें आएंगे। तो ये आपकी पदानुक्रमित संरचना आपको याद रखनी है। अब देखिए इस प्रकार वर्गीकरण की पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते गए। तो पूछेगा कि जो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है या सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी मानी जाती है, तो वो आपकी जाति मानी जाती है। जो सबसे नीचे आती है स्पीसीज, सबसे बड़ी पूछता है तो आपको याद रखना है जगत, या फिर आपसे क्रम पूछ ले तो याद रखेंगे जाति सबसे छोटी होती है, इसके बाद इससे बड़ी होती है आपकी वंश, वंश से बड़ी होती है आपकी कुल, और सबसे बड़ी जो होती है आपकी जगत मानी जाती है। तो ये आप क्रम याद रखेंगे, वर्गीकरण का पदानुक्रम है ये, ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो जाति है, स्पीसीज है। अतः जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे, उन जीवों को एक जाति के जीव कहेंगे। एक ही जाति के जीवों में वाह रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वो जनन भी कर सकते हैं। मतलब कि ये है कि जैसे प्लांट हैं, ठीक है, तो एक ही कैटेगरी के जो प्लांट होंगे उसको एक जाति में रख देंगे, फिर दूसरी कैटेगरी के प्लांट होंगे उनको एक जाति में रख देंगे। अब जो एक ही जाति के जीव होते हैं उनमें वाह रूप से बहुत समानता मिलती है और ये जनन कर सकते हैं, मतलब कि नई स्पीसीज को उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण से ही इनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। अब आप इतनी चीज़ें समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं कि जो जीवधारियों का वर्गीकरण है इसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे कैसे वर्तमान तक में लाया गया, वर्तमान की जो 5 जगत प्रणाली है वो कैसे कैसे किन क्रम से गुजरती हुई आई है। तो आपको डायरेक्टली द्विजगत पद्धति कैरोलस लीनियस की पढ़ करके 5 जगत पद्धति नहीं पढ़नी है, आपको बीच में जो चीज़ें हुई उनको भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको तो बता दिया कि जो जीवधारी हैं इनका
वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने किया था और इन्होंने केवल 2 जगत बताए हुए थे, ठीक है, पादप और जंतु जगत करके बता दिया था कि पादपों में आपके पूरे वनस्पतियों का अध्ययन कर देंगे और जंतु में पूरे जंतुओं का। लेकिन ये जो है बहुत जटिल था, बहुत बड़ा था, पढ़ने की दृष्टि से बहुत कठिन माना जा रहा था, समय अधिक लग रहा था। इस कारण से अन्य विद्वान आते गए और उन्होंने अपने अपने तरीके से वर्गीकरण जीवधारी और पादपों का करते गए। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले जीवधारियों के वर्गीकरण को जो वैज्ञानिक आधार दिया वो किसने दिया? जॉन रे वैज्ञानिक ने दिया। तो ये आप याद रखेंगे, डायरेक्टली फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बनेगा कि जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार देने वाले आपके जो विद्वान हैं वो कौन है या वैज्ञानिक कौन है? तो जॉन रे हैं, ठीक है। अब देखिए, सभ्यता के प्रारंभ से, मतलब जब से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। मतलब जो सजीव हैं, जिनके अंदर जीवन है, उनको कैसे कैसे वर्गीकृत करें। बहुत प्राचीन समय से इनका अध्ययन किया जाता रहा है कि हम इनको कैसे एक प्रजाति के जीवों को कैसे इस श्रेणी में रखें, कैसे इस श्रेणी में रखें और कैसे इनका अध्ययन सुगम बनाया जाए। तो बहुत प्राचीन समय से ही इसके प्रयास किए जाते रहे हैं। वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे वस्त्र, भोजन, आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। मतलब यहाँ पहले जो प्राचीन समय था, इतना जो है फैसिलिटी नहीं चलती थी कि आपका जो है वैज्ञानिक मानदंड लगाया जाए कि इस तरीके से वैज्ञानिक रूप से ऐसा वर्गीकरण, ऐसा, तब ये नहीं चलता था। तो प्राचीन समय में अपना जो वास्तविक रूप होता था उसी तरीके से कि जो वस्त्र, जिसका भोजन, वेशभूषा जैसी होगी, उस आधार पर हम वर्गीकृत कर देंगे जीवों को। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम रहेगा तो आप मैनेज करिएगा, ठीक है। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग, तो यहाँ पहले तो जो है आपका सहज रूप से अध्ययन किया जाता था, लेकिन जब वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग किया गया तो सबसे पहले अरस्तु ने इसका प्रयोग किया था और उन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर, जिस तरीके से उन्होंने स्थल, जल और वायु के आधार पर वर्गीकरण किया, तो उसी तरीके से उन्होंने जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको सरल आकार के लक्षणों के आधार पर, मतलब कि जो वृक्ष हैं, झाड़ी हैं और शाक में उन्होंने वर्गीकृत किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण कशेरुकी और अकशेरुकी आप पढ़ते होंगे, जिनमें आपकी जो है रीढ़ की हड्डी होती है वो कशेरुकी और जिनमें नहीं होती वो अकशेरुकी, अर्थात जिनमें लाल रक्त कण पाए जाएंगे वो कशेरुकी कहलाते हैं और जिनमें नहीं पाए जाएंगे वो आपके अकशेरुकी कहलाते हैं। तो इन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कण की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर किया और इन्होंने वृक्षों का जो अध्ययन है, पादपों का अध्ययन है, वो वृक्ष, झाड़ी और शाक के रूप में किया। तो इसी कारण अरस्तु को सबसे पहले इन्होंने क्या है, जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में बताया। इस कारण इनको जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक कह दिया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले वैज्ञानिक आधार दिया जॉन रे ने, लेकिन वैज्ञानिक मानदंड का उपयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने किया। इससे पहले जो वर्गीकरण किया जाता था वो सहज रूप से वस्त्र, रंग, रूप, वेशभूषा के आधार पर करते थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में बांट दिया गया। जीवों को 2 समूहों में, मतलब जंतु समूह, समस्त जंतुओं का अध्ययन होगा, और वनस्पति समूह अर्थात संपूर्ण वनस्पति जगत का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो था अरस्तु का वर्गीकरण था, जो कि बहुत हद तक पढ़ने की दृष्टि से आसान नहीं रहा। इस कारण से इसके बाद अन्य पद्धतियाँ आती गईं, ठीक है। तो पहला वर्गीकरण तो याद रखिएगा अरस्तु ने ही दिया था। फिर जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण, मतलब जो वर्तमान में है, इसमें सबसे प्रमुख योगदान जो रहा वो स्वीडिश के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। याद रखेंगे इनके बारे में हर एक फैक्ट, इन्होंने क्या कुछ किया है हमारे पादप और जंतु जगत में। तो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में यदि पूछ ले कि सबसे प्रमुख योगदान किसका रहा, और यदि आपके ऑप्शन में अर्नस्ट हैकल करके आता है या फिर जॉन रे आता है, अरस्तु आता है और कैरोलस लीनियस, तो आपको कैरोलस लीनियस ही लगाना है, ठीक है। कब ये कब से कब तक रहे? तो 1708 से 1778 तक रहे। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्वीडिश के वैज्ञानिक हैं। फिर लीनियस की पुस्तकों को आपको 3-4 बुकें हैं याद रखनी है। तो लीनियस ने अपनी पुस्तकों, सबसे पहली है जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। तो ये 3 बुक्स आप याद रखिए। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत यानी किंगडम्स में बांटा था। किसमें? जगत में बांटा था, ठीक है। याद रखेंगे, जगत में बांटा, मतलब जो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है वर्गीकरण की, जगत, इसमें इन्होंने बांटा था, ठीक है। तो कौन कौन सी जगत बताए इन्होंने? पादप जगत और जंतु जगत। यही आप कहेंगे कि अरस्तु ने भी बताए, तो हाँ, यही इन्होंने बताए थे। और इसमें क्या था
इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू होती है उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ जाती है। इस कारण इसे द्विजगत प्रणाली भी कहा जाता है। तो पूछते हैं कि वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है, तो कैरोलस लीनियस को माना जाता है, या कहेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो आपके कैरोलस लीनियस हैं। अब देखो इन्होंने जीवों का जो नामकरण है वो नामकरण दो रूपों में होता है, पहले उसके वंश का नाम और जाति, इस तरीके से इन्होंने कुछ बताया था। तो देखिए सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने, डेट याद रखेंगे, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की, प्रत्येक जैसे हमारा नाम होता है उसके बाद हमारी जाति होती है, तो उसी तरीके से इन्होंने संपूर्ण जीवों को बताया कि इनका जो नाम है वो दो रूपों में होगा, इसे ही द्विनाम पद्धति कहा गया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम, तो एक फैक्ट याद रखेंगे क्योंकि पूछ लेते हैं कि कैरोलस लीनियस द्वारा बताई गई द्विजगत प्रणाली का कौन सा एक फैक्ट गलत है या सही है। तो इन्होंने सबसे पहले तो द्विजगत पद्धति दी। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों में होगा। पहला नाम वंश को दर्शाएगा जिसे जेनेरिक नेम कहेंगे, और दूसरा शब्द जाति स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश और जाति नामों के बाद वर्ग की विद वैज्ञानिक का नाम भी लिख दिया जाता है, मतलब जिसने उसकी खोज की है, ठीक है, जिसने सबसे पहले जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ठीक है, तो होमो आपका वंश का नाम होगा और आपका सेपियंस जाति का नाम होगा। और जो लिन लिखा है होमो सेपियंस लिन, लिन का मतलब है कैरोलस लीनियस का लिन लिख दिया जाता है, मतलब इन्होंने ये खोजा। तो इस तरीके से आपके द्विनाम पद्धति में नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, तो वही बताया ना, पहले वंश का नाम आता है फिर जाति का। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं कि लीनियस द्वारा बताई गई द्विजगत पद्धति में पहले किसका नाम आता है, वंश का या जाति का। तो पहले वंश फिर जाति और फिर विद्वान का नाम जिसने उस शब्द को खोजा है, ठीक है। तो लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। अब आप समझ गए हैं। अब जो दो जगत पद्धति है इसमें कैरोलस लीनियस ने विश्व के सभी जीवों को दो जगतों में बांट दिया, विश्व के सभी जीवों को, ठीक है। पहले जंतु जगत जिसमें पूरे जंतुओं का अध्ययन होगा, फिर पादप जगत जिसमें पूरे पादपों का अध्ययन होगा। तो आपको बताया था कि हर एक विद्वान आता गया और उसने किसी न किसी रूप में अपना वर्गीकरण दिया। जैसे किसी ने शरीर के आधार पर जंतुओं को बांट दिया, पादपों को बांट दिया। तो जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने संपूर्ण जीवों को दो जगतों में बांटा। तो इसका आधार क्या रखा था उन्होंने, तो इन्होंने कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार या मापदंड है वो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। इन्होंने बताया कि जिनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाएगी उनका अध्ययन हम पादप जगत में करेंगे, और जिनमें नहीं पाई जाएगी वे जंतु जगत में उनका अध्ययन करेंगे। मतलब जिनमें कोशिका भित्ति होगी वो पादप हैं और जिनमें नहीं होगी वो जंतु होंगे, ठीक है। अब देखिए कि जब आपकी ये द्विजगत पद्धति आई तो फिर मतलब इसमें क्या दोष रहे कि इसे नकार दिया गया, ठीक है, और फिर अगली पद्धति यहाँ पर आती गई। तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पांच जगत भी बता सकते हैं आपको प्रणाली, लेकिन नहीं, द्विजगत पद्धति को नकारा गया, इसमें कुछ कमियां रही होंगी। इसके बाद आपकी तीन जगत पद्धति आती है। तो वो तीन जगत क्या है और इसकी कमी क्या रही, क्यों इसे नकारा गया। तो देखिए वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति के दोष ये थे कि इस पद्धति में ये तो बताया गया कि कोशिका भित्ति उपस्थित है तो पादप है और नहीं उपस्थित है तो वो जंतु हैं। लेकिन इस पद्धति में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों, प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी जीवों के मध्य विभेदन नहीं किया गया था। मतलब इसमें ये इसका दोष रहा कि इसमें जो आपके यूकैरियोटिक मतलब जिसमें समस्त प्रकार के कोशिकांग, स्पष्ट केंद्रक वगैरह उपस्थित होते हैं और जिसमें उपस्थित नहीं होते ये सारी चीज़ें, तो इनमें यहाँ पर अंतर नहीं बताया गया था। इस कारण ये इसका दोष रहा। कुछ जीव प्राकृतिक रूप से पादप और जंतु दोनों में नहीं आते, ऐसे जीवों के लिए एक नया जगत स्थापित किया गया। अब इन्होंने तो ये बता दिया कि जंतु जगत और पादप जगत जिसमें जंतुओं का अध्ययन होगा उनमें आपकी कोशिका भित्ति नहीं होगी, और जिनमें पादपों का अध्ययन होगा उनमें कोशिका भित्ति होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी रहे जो ना तो जंतु में आते हैं ना ही पादप में आते हैं। तो इसके लिए फिर आपकी उभर करके नई पद्धति आती है जिसे तीन जगत पद्धति कहेंगे। तो अब जो जीव ना तो जंतु में आ रहे हैं ना ही पादप में, तो इसके लिए एक अलग से जगत बना दिया जाता है। तो आपके दो जगत तो पहले ही आ चुके हैं, जंतु और पादप जगत। अब जो नया जगत बनाया जाएगा वो प्रोटिस्टा जगत होगा, ठीक है।
तो जो आपकी द्विजगत पद्धति रही वो कैरोलस लीनियस ने दी, ठीक है। इसके दोष भी बता दिए कि इसमें केवल ये बताया गया था कि इसमें कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति नहीं है, और दोष रहे कि इसमें बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी में विभेदन नहीं किया गया था। यह दोष होने के कारण एक नई पद्धति आई जिसे 3 जगत पद्धति कहते हैं। तो इसके जनक याद रखिए अर्नेस्ट हैकल हैं, जो जर्मन के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सन 1866 में तीसरा जगत प्रोटिस्टा के बारे में बताया। तो यदि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के बारे में सबसे पहले किस विद्वान ने बताया, तो ये आपका तीसरा जगत माना जाता है, और इसके बारे में सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल जो जर्मन विद्वान हैं 1866 में इन्होंने बताया। और इसमें इन्होंने, जैसे उनका आधार था सेल वॉल, कोशिका भित्ति, उसी तरीके से इन्होंने सभी जो 3 जगत पद्धति है इसका जो आधार रखा वो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव सम्मिलित इसमें कर लिए गए। अतः इन्होंने 3 जगत बता दिए। पहला जंतु जगत है तो पहले से ही था, पादप जगत भी था, लेकिन नया जगत जो बताया ये प्रोटिस्टा जगत है। तो इस तरह से आपके 3 जगत हो जाते हैं। इसमें एक कोशिकीय जीवों की अनेक किस्में सम्मिलित हैं, जैसे कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु एवं मोल्ड। तो जब अभी आगे चलकर हम 5 जगत प्रणाली पढ़ेंगे तो इनका एक एक करके बहुत बारीकी से आपको अध्ययन करवाएंगे, क्योंकि ये आपके बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप 3 जगत समझ गए, ठीक है। अब इसमें देखो इन्होंने वहाँ पर तो ये क्लियर कर दिया था कि सेल वॉल के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इन्होंने यहाँ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया, पर इसमें भी कुछ कमियां रही होंगी, इस कारण से 4 जगत पद्धति आई होगी। तो देख लेते हैं 4 जगत पद्धति किसने दी। कोपलैंड ने सन 1956 में 4 जगत वर्गीकरण दिया तथा मोनेरा को चौथे जगत के रूप में बताया। तो पूछ सकते हैं कि चौथा जगत जो मोनेरा होता है इसके बारे में किस विद्वान ने बताया, तो कोपलैंड ने बताया। और किसके मतलब दोष के कारण ये पद्धति आई थी। तो 3 जगत पद्धति में कुछ कमियां रहीं, इस कारण से आपकी 4 जगत पद्धति आ गई। और 4 जगत 3 तो आपके पहले से ही हो चुके हैं, आपके जंतु और पादप जगत, तीसरा जगत प्रोटिस्टा, और चौथा जो है मोनेरा जगत यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया मोनेरा जगत में कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव यहाँ सम्मिलित किए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको कोशिका बता चुके हैं, बार बार अब हम नहीं बताएंगे, आप पहले कोशिका टॉपिक देख लें। इसीलिए हम कह रहे थे कि सभी टॉपिक आप देखते हुए चलें, क्योंकि आगे चल के आपको हर एक टॉपिक में जो शब्द नए नए आते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर भी बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें ना तो सुस्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है, ना ही इनमें विशिष्ट प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम वगैरह। इसमें राइबोसोम होते हैं लेकिन 70 इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जो मोनेरा जगत है इसमें प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं, जैसे यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। अब एक्टिनोमाइसिटीज तंतुमय जीवाणु को भी इस जगत में सम्मिलित कर लिया गया था। तो सबसे पहले जो आपका वर्गीकरण आया उसमें सेल वॉल के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण आया उसमें आपका जो है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को सम्मिलित किया गया, फिर भी कुछ कमियां रहीं। फिर आपका जो 4 जगत प्रणाली आई इसमें आपके मोनेरा जगत को भी डाल दिया गया और इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी अंतर बता दिया गया। फिर भी इसमें कुछ कमियां रही होंगी, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी वगैरह भी अभी नहीं आए हैं। तो इसके मतलब दोष इसमें कुछ रहे तो इनको सुधारने हेतु ही आपकी जो 5वीं वर्गीकरण प्रणाली आती है जो वर्तमान में काफ़ी प्रचलित है, जिसे हम तो 5 जगत प्रणाली आपकी आती है, जिसका अध्ययन डायरेक्टली करवा देते हैं कि आपका वर्गीकरण में केवल बता दिया 2 जगत पद्धति और फिर 5 जगत पद्धति, ठीक है। तो ये जानने से पहले 5 जगत पहले आपको ये जानना चाहिए कि कैसे ये 5 जगत प्रणाली आई, क्या कमियां रही होगी, किस कारण से ये डायरेक्टली 5 जगत प्रणाली पढ़ी जाती है। तो हर एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर से आपको एक बार वर्गीकरण का रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहले आपकी 2 जगत पद्धति आई जो कैरोलस लीनियस ने दी और इन्होंने 2 जगत बताए, एक आपका जंतु जगत और एक आपका पादप जगत, ठीक है। अब जो जंतु जगत है इनका जो आधार था वर्गीकरण का वो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को रखा गया। जिनमें कोशिका भित्ति होगी उनका अध्ययन पादप जगत में करेंगे, जिनमें नहीं होगी उनका अध्ययन जंतु जगत में करेंगे। फिर इसके दोष रहे, इन्होंने एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी में अंतर नहीं किया था। तो इसी दोष के कारण आपकी 3 जगत पद्धति आती है जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया। और इन्होंने तीसरा जो जगत बताया वो जंतु पादप के बाद तीसरा जगत प्रोटिस्टा बताया, ठीक है। एक एक करके फिर हम बाद में अध्ययन करेंगे कि ये प्रोटिस्टा क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है। अभी बस याद रखेंगे प्रणालियां हैं ये, ठीक।
फिर इसमें भी कुछ दोष रहे। इन्होंने बताया एक कोश की बहु कोश की, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि यूकैरियोटिक कहाँ आएंगे, प्रोकैरियोटिक कहाँ। तो 3 जगत प्रणाली के दोष के कारण ही आपकी 4 जगत प्रणाली आती है, और 4 जगत प्रणाली में आपके 3 जगत पहले ही हो चुके हैं, पादप और जंतु, जो कि आपके लीनियस ने बताए। फिर प्रोटिस्टा जगत जो अर्नेस्ट हैकल ने, फिर 4 जगत पद्धति आपकी कोपलैंड लेकर आते हैं, और चौथा जगत मोनीरा बताते हैं। इसमें इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इसमें केवल प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। अब जो यूकैरियोटिक होते हैं वो आपकी 5 जगत प्रणाली में देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपका अगले दिन करेंगे, जिसमें हम 5 जगत पद्धति पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। यदि आपका यहाँ कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें, और क्लास कैसी लगी आप ये भी ज़रूर बताएं, और क्लास यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।